अच्छा, चलिए, धन्यवाद। सम्मानित मंच और काशी प्रांत के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्तागण, कहना चाहिए कि विश्वविद्यालय की पूरी टीम जहां से चली होगी वो सारे उपस्थित हैं। चुनाव का समय है और कुछ विषय अपने मन में ऐसे रहते हैं जिन पर हो सकता है कि हम बहुत ध्यान ना देते हो। हालांकि विद्यार्थी परिषद का मतलब है उनको सब मालूम होगा, लेकिन फिर भी भारत का जो इतिहास रहा है वो ये रहा है कि हनुमान जी को याद दिलाना पड़ता है। तो सवाल कुछ ऐसे विशेष हैं जो कभी कभी हमारे सामने खड़े होते हैं, और यहां पर जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि पिछले 10 वर्ष में जो सरकार की कार्यविधि रही वो क्या विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्थापना के बाद वैसा विचार नहीं करते रहे कि ये काम होने चाहिए, या हमारी स्थापना के बाद जो हमारा विचार रहा कि ये गुणात्मक परिवर्तन देश में आने चाहिए, उन विषयों पर हम कितना खरे उतरे, उन विषयों पर सरकार के तंत्र ने कितना काम किया। तो जो सबसे पहला विषय है हमारे सामने वो ये है, क्या भारत एक संप्रभु राष्ट्र है या भारत की संप्रभुता विश्व के सामने प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मंत्रिपरिषद का कोई व्यक्ति अमेरिका में जाए और एयरपोर्ट पर उसके कपड़े उतारकर चेकिंग हो। वो तो देश का प्रतिनिधित्व करने गया है और देश का दर्शन उसमें होना है, और जब उसके कपड़े उतारकर उसका शरीर का झाड़ा लिया जाए या फिर उसके चेकिंग करी जाए, तो क्या ये भारत को एक संप्रभु राष्ट्र की तरह दर्शित करता है? और ये काम क्या जो प्रतिनिधित्व करने गया है या जो देश चलाने वाले लोग हैं ये उनको कचोटता नहीं है क्या? क्योंकि वो व्यक्ति वहां व्यक्ति नहीं है, वो भारत है। वो व्यक्ति, वो मिनिस्टर, वो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किसी देश के एयरपोर्ट पर सरकार के नाते उतरता है तो वो खुद में व्यक्ति नहीं है, वहां वो संपूर्ण भारत है। और संपूर्ण भारत की प्रतिष्ठा क्या वो वहां बढ़ा रहा है? ये सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना बजट रखने जा रहे हों और फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर दबाव हो कि उसको क्या रखना है, और यहां तक कि पूर्व में यह भी सामने आया कि फाइनेंस मिनिस्टर भी दबाव में बदले गए। तो कैसा संप्रभु राष्ट्र? हमारी तो प्रतिज्ञा, जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन से हमारी प्रतिज्ञा है कि भारत संसार में भारत की तरह दिखना चाहिए। क्या पिछले 10 वर्षों में हमने वो सब कुछ किया जो भारत को करना चाहिए? वो छोटे छोटे उसके उदाहरण हैं। 1,20,00,000 लोगों को भारत सरकार ने युद्धकाल या संकटकालीन क्षेत्रों से बचाकर बाहर निकाला पिछले 10 वर्ष में। वो चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, वो किसी खाड़ी के देश में आतंकी क्षेत्र हो, वो चाहे अफ्रीका के किसी देश में आक्रांताओं या वहां के डिस्टर्ब एरिया हो, या फिर वो
इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो या इजराइल ईरान का मामला हो, 1,20,00,000 लोग केवल भारत के नहीं, विश्व के किसी कोने के अगर फंसे थे तो उसको निकालने का काम भारत सरकार ने किया। और विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश, जिनके विषय में यह कहा जाता है कि ये संसार में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, उन देशों को भी भारत से आग्रह करना पड़ा कि उनके नागरिक भी फंसे हुए हैं, क्या भारत सरकार अपने ऑपरेशंस में उनको सुरक्षित निकाल सकती है। अरब सागर में ये जो फिलिस्तीन इजराइल चला, इसके बीच में बड़े बड़े समुद्री जहाज पकड़ लिए गए और वहां हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने अपने युद्धपोत भेजकर हमारे ही नहीं, विश्व के कई देशों के फंसे हुए जहाजों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित उनके देशों में पहुंचाया। S-400 नाम की एक डिवाइस या एक संयंत्र हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन वो बनाता रशिया है और अमेरिका ये कहता है कि नहीं, आप रशिया से सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि उन्होंने बैन करके रखा। लेकिन भारत सरकार कहती है कि हमारी विदेश नीति हमारी है, इसको हम तय करेंगे, कोई और तय नहीं करेगा। या फिर हम कहें कि उनसे कच्चा तेल खरीदने की बात आती है और हम कहते हैं कि कच्चा तेल अगर कोई हमें सस्ता दे रहा है तो अमेरिका या कोई दूसरा कंट्री हमारे ऊपर कैसे बैन लगा सकता है। ये हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत में एक संप्रभु प्रधान सत्ता है। इसलिए विश्व के किसी भी देश में किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस होता है तो आज की तारीख में क्या भारत से उस विषय पर चर्चा नहीं की जाती। यूएनओ में कोई परिवर्तन करना है या फिर हम कहें कि WHO, WTO में कोई परिवर्तन करना है, विश्व में कोई नया संगठन बैठना है, नया संगठन बनना है, कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भारत से क्या चर्चा करना आज आवश्यक नहीं हो गया है। पिछले 10 वर्षों में भारत को जिस प्रकार से उठाकर विश्व पटल पर अखिल विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, क्या वो विद्यार्थी परिषद का शुरू से उद्देश्य नहीं था? क्या हमने ऐसी प्रतिज्ञाएं नहीं ली थी कि भारत को हम एक राष्ट्र और अखिल विश्व में स्थापित राष्ट्र की तरह देखना चाहते हैं? पिछले 10 वर्षों में वो चाइना का गलवान का इशू हुआ हो या फिर पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की चर्चा हुई हो या फिर एयर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक बगल में म्यांमार के क्षेत्र में या थाईलैंड के क्षेत्र में बात हुई हो, क्या भारत सरकार ने यह सिद्ध नहीं किया है कि भारत की सुरक्षा मेरा पहला कर्तव्य है? हम चाइना से बात करेंगे तो चाइना से बात करते समय गलवान के इंसिडेंट के बाद अगर भारत सरकार ये कहती है कि हमारी और तुम्हारी अगर कोई बात होगी तो प्री 1962 पर होगी, और प्री 1962 के जो बाउंड्रीज हैं, जो हमारे समझौते हैं, उन समझौतों को सामने रखो और उसके अनुसार हम सेटलमेंट करेंगे। क्या इससे पूर्व की जो सरकारें थी, उन सरकारों ने ये नहीं तय किया था सलमान खुर्शीद ने जाकर कि हमारी फौजें जब तुम आगे बढ़ रहे होगे तो हमारी फौजें अगर तुमको देख लेंगी तो वहां से वापस चली जाएंगी, कन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करेंगी। परिणाम था कि वो हमारे क्षेत्र में घुसते थे और जब वो हमारे क्षेत्र में आगे घुसे तो हमारे यहाँ गृह मंत्रालय को सूचनाएं आती तो वो कहते हैं अगर वो सामने आ गए हैं तो तुम पीछे हट जाओ, क्यों लड़ना,
बफर जोन क्रिएट करो। और परिणाम हमने सबने देखे कि किस प्रकार से भारत की टेरिटरी उनके कब्जे में गई। लेकिन आज की सरकार, वो डोकलाम का इशू हो या वो गलवान का इशू हो, और उस इशू के दौरान भी अपॉर्चुनिटी देखना। अपॉर्चुनिटी क्या? कि हमने कहा कि हम इंपोर्ट पर बैन करते हैं, हम खिलौनों पर बैन करते हैं, हम तुम्हारे बॉर्डर से आने वाली चीजें जिनमें की सेंसिटिव इशू हो सकते हैं उन सबको बैन करते हैं। हालांकि WTO के हम सदस्य हैं, इसलिए पूर्ण रूप से बैन नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सरकार ने जितनी यथाशक्ति चाइना के इंपोर्ट पर बैन लगाया जा सकता था, उनके खिलौनों पर, उनके आइटम पर, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स पर, या फिर उनके और जो ऐप चलते थे उन पर, सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने वो निर्णय लिए। उससे पहले की भी घटनाएं इसी प्रकार की है। क्वाड में जब क्वाड बना तो क्वाड का उद्देश्य था कि ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, भारत मिलकर हिंद महासागर में सिक्योरिटी का काम करेंगे, हम ड्रिल करेंगे, अभ्यास करेंगे। 2008 में चीन की सरकार ने भारत सरकार से कहा कि देखिए, ये हमारे हितों के खिलाफ है तुम्हारा संगठन, इसलिए इससे चाइना के खिलाफ एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, चाइना पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, अतः आप इसको न चलाइए। और भारत सरकार ने निर्णय किया कि हम क्वाड में अब नहीं रहेंगे। या फिर 2015 में जब 14 में भारत सरकार बैठी तो उसने अगले ही वर्ष 2015 में यह तय किया कि हम क्वाड को दोबारा पुनर्जीवित करेंगे। विषय आया कि चीन ने श्रीलंका और उसके क्षेत्र में, या मालदीव के क्षेत्र में, या बांग्लादेश के क्षेत्र में अपने पोत लगाए, तो हमने वियतनाम में भेजे, हमने फिलीपींस में भेजे, और उन्होंने जब कहा तो हमने उनसे साफ कहा कि अगर तुम हिंद महासागर में आ सकते हो तो हम साउथ चाइना सी में भी खड़े हो सकते हैं। यह भारत की स्वतंत्र नीति थी। चीन के व्यापार पर जब तक डैमेज नहीं होगा तब तक चीन बाज आने वाला नहीं है। तो हमने जापान के साथ, कोरिया के साथ, और यहां तक कि चीन का ही पुराना हिस्सा रहे ताइवान के साथ भी स्वतंत्र नीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भारत में इन्वेस्टमेंट करवाकर उनको, भारत को हब बनाया। चीन चिल्लाता रहा, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाता रहा कि क्यों ताइवान के साथ संपर्क हो रहे हैं। मुझे याद है 2006-7 की घटना है कि भारत ने ताइवान के साथ हॉटलाइन पर बात की, खूब पेपर में छपा था मोटा मोटा, और चीन ने ऑब्जेक्शन लगाया कि तुमने ताइवान के साथ बात क्यों की, और भारत सरकार ने उस पर कहा था कि हमने कोई बात नहीं की, तुम्हारा कंफ्यूजन है। आज भारत सरकार खुले रूप में ताइवान के साथ काम कर रही। यह हमारी संप्रभुता की निशानी है, जिसको संरक्षित करने का काम सरकारों का होना चाहिए था, वैसा कार्य सरकारों ने किया। हमारा विषय कभी नहीं था कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी हमारी मजबूत रहे, अड़ोस पड़ोस के देश या विश्व के जो बड़े शक्तिशाली देश हैं उनसे भारत की सुरक्षा के विषय में भारत सुरक्षित हो, ऐसी कार्रवाई करनी। हमने उन विषयों पर डिफेंस के काम करने शुरू किए, और डिफेंस के मामले में हम आत्मनिर्भर हों, इसके लिए हमने यहां फैक्ट्रियां लगानी शुरू की। यहां तक कि विश्व के जो बड़े देश हैं, वो जो जिनसे हम इंपोर्ट करते थे डिफेंस के इक्विपमेंट, उनसे इंपोर्ट करते समय भारत सरकार ने ये कंडीशन लगाई कि हम केवल सामान नहीं लेंगे, हम टेक्नोलॉजी भी लेंगे, और इस टेक्नोलॉजी के साथ अभी तो हम बना बनाया लेंगे, आपको भारत में इन्वेस्टमेंट करके तैयार भी यहीं करना पड़ेगा। हमने मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर शस्त्र हमारे हों, हमारे शस्त्रागार आत्मनिर्भर हों,
हमारी सुरक्षा के विषय में भी हम आत्मनिर्भर हों, इन विषयों पर पूरी शक्ति के साथ काम किया। आज की तारीख में 30% से ऊपर की विकास दर डिफेंस एक्सपोर्ट में भारत की है। फिलीपींस को अभी हमने ब्रह्मोस बेचे हैं, जबकि चाइना लगातार कहता रहा कि फिलीपींस हमारा दुश्मन है, लेकिन अभी पहली खेप कुछ 10 दिन पहले फिलीपींस को गई। हमने रशिया के साथ मिलकर यहां ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और तमाम तरह के इक्विपमेंट जो भारत में बनाए जा सकते हैं या विश्व के दूसरे देशों में, चाहे वो फ्रांस की बात करें या फिर हम इटली की बात करें, उन कंट्रियों के जिनसे हम इंपोर्ट करते थे, उनके फैक्ट्रियां भारत में लगाकर भारत से एक्सपोर्ट करना ऐसा शुरू किया। छोटे हथियारों के मामले में हमने कंप्लीट इंपोर्ट पर बैन लगाया। आज भारत में छोटे हथियार बन भी रहे हैं और विदेशों को बिक भी रहे हैं। हम पहली बार समुद्र के मामले में अपने बेड़े, अपने जंगी बेड़े तैयार कर रहे हैं। अन्यथा हमने कभी तैयार नहीं किया, हम हमेशा इंपोर्ट करते थे। और ये इंपोर्ट के पीछे कारण क्या था? हमको याद होगा कि टेट्रा नाम का एक ट्रक खरीदा गया था बाहर से, और वो टेट्रा पर जो रिपोर्ट आई वो ये था किसी और देश में सप्लाई होनी थी, वो रिजेक्ट कर दिए गए थे, वो हमने स्क्रैप ले ली थी। 98 लाख रुपए का वो ट्रक होता था। वही क्वालिटी ट्रक की टाटा ने भारत सरकार को 32 या 34 लाख रुपए में दिया, और हम विदेश से 98 लाख में खरीदते थे, और वो भी स्क्रैप, रिजेक्टेड। तो आखिर टाटा अगर उसको 34 लाख रुपए में, 32 लाख रुपए में बना सकता है, तो हम उनसे रिजेक्टेड 98 लाख में क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि इन दोनों के रेट में जो 60 लाख का फर्क आता है, ये 60 लाख करप्शन पैदा करने का साधन है। अगर भारत में डिफेंस इक्विपमेंट बनने लगेंगे तो फिर वहां से जो इंपोर्ट आता है और इंपोर्ट में जो डील होती है, वो डील कैसे होगी? इसलिए कभी भारत सरकार ने वहां से इंपोर्ट होने वाली चीजों पर यह ना हुआ कि भारत में हम बनाएंगे। एक समय ऐसा था कि HAL के पास काम नहीं था, DRDO के पास काम कम था, लेकिन आज HAL और DRDO और जो दूसरी हमारी फैक्ट्रियां हैं, उनके पास समय नहीं है काम लेने का। यहां तक कि हमने 100% इन्वेस्टमेंट भारत में डिफेंस के मामले में इन शर्तों पर कि जो यहां बनेगा उसकी डील भारत सरकार करेगी, और भारत सरकार उस पर निर्णय करेगी कि किन देशों के साथ हमारा संपर्क होना, किन देशों को एक्सपोर्ट करना। ये संप्रभु राष्ट्र, भारत की अपनी स्थिति, भारत की अपनी हैसियत विश्व को दिखाई दे और हम स्वतंत्र नीति के तहत निर्णय ले सकें, क्या ये हमारी कभी ख्वाहिश नहीं थी? आज हम स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हमारे सबके विषय रहे हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी पर हमारा विषय यह रहा कि साहब दुनिया भर की फंडिंग आती है और हमारे यहां डिस्टर्ब करती है। तमाम NGO बनाकर फंडिंग करके हमारे मोहल्लों में, हमारे मलिन बस्तियों में, हमारी बस्तियों में, हमारे बच्चों के बीच में, हमारे परिवारों के बीच में वो काम करते हैं। तमाम तरह के ह्यूमन राइट और फंडामेंटल राइट के नाम से हमारे बच्चों को बरगलाते हैं। एक हमारी बच्ची किसी पंचड़ वाले के साथ चली जाती है तो उसके दोनों के पास पैसे नहीं है, लेकिन मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, लाखों रुपए खर्च करके वकील वहां खड़े होते हैं, और वो सिर्फ इस बात के लिए कि 18 साल की बच्ची के फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ जा सके। और भारत में सेकुलर राष्ट्र है, सेकुलर होने के नाते ये जो एक दूसरे के धर्म में विवाह करना, ये तो गैर कानूनी है, ये हम सब गलत कर रहे हैं। ऐसे NGOs भारत में लाखों की संख्या में काम करने वाले, उन पर FCRA के कानूनों के तहत विदेशी फंडिंग बंद हो, ये क्या हम सब नहीं चाहते थे?
हम नहीं चाहते थे कि वहां वेटिकन से एक रूट निकले और भारत में आकर प्रचार के नाम से कन्वर्जन हो, उसको रोका जाए। इन सभी विषयों को भारत सरकार ने इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से सिक्योर किया, एफसीआरए के कानूनों में संशोधन किया और आज की तारीख में भारत से बड़ी बड़ी एनजीओ अपने ऑपरेशन यहां बंद करके बाहर इसलिए चली गई क्योंकि भारत सरकार ने उनसे पूछा कि सिर्फ एक बात बताओ कि जो पैसा तुम्हारे पास आया वो खर्च कहां किया, उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट हमारे मंत्रालय में लगाओ। अगर ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगाओगे तो हम एनजीओ बैन कर देंगे। हमने जब उन पर नोटिस इशू करने शुरू किए, उन पर कार्रवाइयां करनी शुरू की, तो बहुत सारे एनजीओ जिनमें ग्रीन पीस फाउंडेशन या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे बड़े बड़े नाम भारत से बाहर चले गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो भारत में ऑपरेशन चलाते क्या है, उनके पास जो फंडिंग आती है उसका खर्चा कहां करते हैं, वो भारत में करते क्या है। सिमी का नाम बदल गया और वो हो गया पीएफआई। सिमी पर बैन अटल जी लगा गए थे, लेकिन वो पीएफआई के रूप में काम कर रहा था और ऐसे उन्होंने दसियों संगठन साथ में पैरेलल बना रखे थे। सवाल लोग पूछते थे कि अगर पीएफआई आपको लगता है कि गलत कर रहा है तो इस पर बैन क्यों नहीं लगाते। भारत सरकार ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद, पूरी इंटेलिजेंस को एक्टिव करने के बाद, उनको मदद भी करने वाले जितने लोग थे, उनको सपोर्ट करने वाले थे, छोटे छोटे जो उनके उप संगठन बने थे, उन सबको एक साथ एक बार में बैन किया। यह हमारा विषय शुरू से नहीं था क्या? इन आतंकवादी संगठनों को जो भारत में ऑपरेशन भारत के नागरिक के नाम से चलाते हैं, इन संगठनों पर बैन लगे और इनको जेल में डाला जाए। हमारा विषय सदैव से रहा है कि हमारे परिवारों को तोड़ने वाले, भारत में कन्वर्जन जैसी गतिविधि चलाने वाले लोग स्वतंत्रता के नाम से या फंडामेंटल राइट के नाम से जो कार्रवाई करते हैं, उस पर सरकार एक्शन ले। आज सरकार उन विषयों पर काम कर रही है और बहुत बड़ी तादाद में हम उन पर बैन लगा पाए हैं, उनकी गतिविधियों को कम कर पाए हैं या रोक पाए। जनसंघ की स्थापना 370 के लिए हुई थी, क्योंकि आर्टिकल 306 कैपिटल ए बना था, जिसमें 2 प्रधान 2 विधान का मामला आ गया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी पूज्य गुरु जी से मिले और उन्होंने कहा कि भाई ये तो गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन विषयों को और विकराल करके सरकारों ने बहुत कुछ गलत किया था। वो विषय 70-75 साल पुराने थे। उन विषयों पर सरकार ने सीधा एक्शन लिया कि नहीं लिया? वहां से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक, यहां तक कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में सरकार भी इसी निमित्त बनी थी कि वहां सब कुछ कंट्रोल में आ जाए और चीजों का जानकारी हमारे पास आ जाए। ये जो विषय हैं, ये क्या हमारे शुरू से विषय नहीं थे? भारत के सांस्कृतिक केंद्र जो भारत की पौराणिक और भारत की वैदिक स्थिति को दर्शाते हैं, उन स्थानों की दुर्दशा भारत को अपयश देती थी। आज रामायण सर्किल की बात करें, बुद्ध सर्किट की बात करें, काशी विश्वनाथ की बात करें, या हम काल भैरव की बात करें, या हम बात करें महाकाल की, देश में ऐसे कोई भी बड़े मंदिर जो हमारे शक्ति के केंद्र रहे हैं, उन पर सब पर काम हो रहा है। और एक ऐसी प्रतिस्पर्धा देश में दिख रही है। मैं पिछले दिनों उड़ीसा में था, तो संबलपुर में एक बड़ी देवी है, वहां जैसे हमारे यहाँ केंद्र होते हैं वैसे शक्ति केंद्र है। तो वहां कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हमारे यहाँ का पूरे प्रदेश का शक्ति केंद्र है, यहाँ दर्शन करने चाहिए। हम वहां दर्शन करने के लिए माता के गए तो चारों ओर खुदा पड़ा था। तो हमने उनसे पूछा कि ये आखिर इतनी खुदाई और ये सब मकान टूटे पड़े। उन्होंने कहा भाई साहब, उड़ीसा सरकार कॉरिडोर बनवा रही है।
सरकार हमारी नहीं है, लेकिन देश में एक ऐसा माहौल बन गया है कि अब लगने लगा है कि हम कहीं ऐसा ना हो पिछड़ जाएं, और सरकारें स्वयं जो कंपटीशन करना चाहती है वो स्वयं इन विषयों को लेकर आ रही है। सांस्कृतिक केंद्रों का संरक्षण, भारत के ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, यहां तक कि उनको यूनेस्को में शामिल करवाना, भारतीय धरोहर घोषित करना। और माहौल जब बनता है तो उन माहौलों का या जो वातावरण तैयार होता है, उस वातावरण का एक और परिणाम होता है कि सोए हुए 1967 के एक समझौते को चैलेंज किया जाता है, जिसको हम कृष्ण जन्मभूमि कहते हैं। ये वातावरण का प्रभाव है कि हमारे लोग, देश के लोग जो करना चाहते हैं वो निकलकर कर पा रहे हैं। हम युवाओं की बात करते हैं कि भाई युवा शक्ति को कैसे संरक्षित किया जाए, और सदैव से एक विषय रहा है। विद्यार्थी परिषद से हम सब जुड़े हुए हैं, हमारे सबके एक विषय हमेशा रहा है सिलेबस। अकबर महान है, ऐसा शुरुआत से इतिहास में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और 1528 1526 के बाद ही भारत दिखाया जाता था, यह भारत था। आज नई एजुकेशन पॉलिसी में, जिसको 2025 में लागू होना है, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम उन सभी विषयों को, सांस्कृतिक शिक्षा, भारतीय शिक्षा, भारत में स्थानीय शिक्षा, स्थानीय शिक्षा से तात्पर्य अगर काशी में कोई बच्चा पढ़ता है तो वो राष्ट्रीय धरोहर पढ़ेगा, वो क्षेत्रीय धरोहर पढ़ेगा, और वो काशी भी पढ़ेगा। उसको काशी के विषय में पता होना चाहिए। मैं सुबह से काशी में हूं और कई बच्चों से मेरी भेंट हुई। हमने उनसे पूछा कि काशी का इतिहास बताओ, तो मुझे ताज्जुब हुआ कि काशी में जन्म लेने वाले बच्चे को काशी के इतिहास के विषय में यह नहीं मालूम कि ये कहां से शुरू होता है। वो कहता नहीं साहब यहां तो है। क्या काशी का इतिहास अगर किताब में पढ़ाया गया होता उसको 5वीं 6ठी क्लास में, तो उसको गर्व न महसूस होता कि हमारा ये इतिहास है। आज गर्व की बात है, लेकिन इतिहास पूरे देश में हर जनपद का, हर क्षेत्र का बच्चे को पता हो, उसका सूची बने, उस सूची के आधार पर उसको महसूस हो कि मेरा जन्म इस धरती पर हुआ है, इस धरती का अपना वैभव क्या। सांस्कृतिक शिक्षा के लिए संस्कृति मंत्रालय ने एक सांस्कृतिक अधिकारी नियुक्त किया है हर जिले में। उसका सिर्फ इतना काम है कि वो जिले की जो धरोहर है उस धरोहर को सूचीबद्ध करेगा, और सूचीबद्ध करके उसको सिलेबस में डलवाया जाए, उसके जो प्रमाण हैं उन प्रमाणों को डाला जाए, रेफरेंस बेस्ड में कुछ किताबें लिखी जाएं, सरकार के सामने वो सबमिट हो और उनका एक डेटाबेस तैयार हो, जिससे कि हम उसको कक्षा में पढ़ा सकें। भारत में हमने देखा कि आज से 20 वर्ष पहले जब सरकार आई तो उसने हमारे पूर्वज की किताबें हटा दी, और यहां तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस आया अरुणा रॉय का, जब उस समय जोशी जी एचआरडी हुआ करते थे, और उन्होंने ये तय किया कि हम भारत के महापुरुष पढ़ाएंगे। तो भारत के महापुरुष कौन? भारत के महापुरुष तो हमारे पास 24 अवतार हैं। इस बात को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने कहा ये राम, कृष्ण और भगवान के, विष्णु के 24 अवतारों की चर्चा करने वाले हैं, क्लास में पढ़ाने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ये भारत के जो पुरोधा रहे उनको पढ़ाने वाले हैं। ये तो एंटी सेकुलर है। सुप्रीम कोर्ट ने उस विषय में उस समय 2004 में कहा कि ये एंटी सेकुलर कैसे हो सकता है, पूर्वज एंटी सेकुलर कैसे हो सकते हैं। और कोई पूर्वज पढ़ाना चाहता है हमारे पूर्वज कौन हुए, उनकी गाथा क्या है, उनकी कहानी क्या है, उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या किया, ये कैसे एंटी नेशनल हो सकता है, ये कैसे एंटी सेकुलर हो सकता है। दुर्भाग्य से सरकार चली गई
और 10 वर्ष तक हमारे पूर्वज सिलेबस से ही बाहर हो गए। आज भारत सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी में यह तय किया कि हमारे बच्चों को भारत पता होना चाहिए, भारत के इतिहास की उसको जानकारी होनी चाहिए, वो गर्वान्वित महसूस करे कि 1000 वर्ष के इस काले कालखंड से पहले के भारत का वैभव क्या। एक दूसरी समस्या रहती है कि हमारे यहां अपने पूर्वजों के व्यापार को हीन भावना से दिखाया गया। परिणाम निकला कि एक पार्टिकुलर समुदाय ने वो सारा का सारा व्यापार कब्जा कर लिया। आज हमको ढूंढना पड़ता है कि मेरे बाल कौन काटेगा, आज हमको ढूंढना पड़ता है कि मेरे घर में काम कौन करेगा। लेकिन पूर्वजों के कामों को दूसरे फ्लेवर में कोई इंटीरियर डेकोरेटर के नाम से लाता है, कोई ग्रेट सैलून के नाम से लाता है, कोई यूनिक सेक्स सैलून के नाम से खोलता है, और तमाम वो कार्य जो हमारे वंशानुगत थे, जिन पर हमारा एकाधिकार था, वो सब हाथ से चले गए। भारत सरकार ने तय किया कि नई एजुकेशन पॉलिसी में 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा अब बैगलेस होगा। 4 घंटे स्कूल में पढ़ेगा, 4 घंटे उसी की इंटर्नशिप करेगा, और जहां इंटर्नशिप करने जाएगा, जो सिलेबस यहां स्कूल में पढ़ा जा रहा होगा वही इंटर्नशिप करने जाएगा, तो उसके हाथ में 4 पैसे होंगे, एटलीस्ट उसके पास एक जॉब होगा, उसके पास एक काम होगा, भले इंटर्नशिप के नाम से हो। इसको कभी भी अगर उस व्यवसाय में उतरना है तो इसके पास डिग्री भी होगी और इसका संकोच भी दूर होगा, और इसके पास एक एम्प्लॉयर भी होगा जिससे उसका पहले से संपर्क है। 3 साल की, 2 साल की, 4 साल की डिग्री में वो 4-6 लोगों के पास इंटर्नशिप करने जाएगा तो उसको उस व्यापार की समझ होगी, और हीन भावना से जो ग्रसित है वो उससे बाहर आएगा। ये हमने तय किया। अभी भी स्कूल इसको अडॉप्ट नहीं कर रहे, तो 2500 स्कूलों को भारत सरकार, केंद्र की सरकार अडॉप्ट कर रही। उन स्कूलों में श्री विद्यालय, पीएम श्री विद्यालय हो, एकलव्य विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सर्वोदय विद्यालय हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, ये सब सरकार केंद्र की अडॉप्ट करके नई एजुकेशन पॉलिसी अपनी तरफ से लागू करवाएगी। ये क्या हमारा शुरू से ये उद्देश्य नहीं रहा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है? क्या हमको नहीं मालूम है कि मौलाना आजाद पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर हुए वो मदरसा छाप थे, स्कूल कभी गए ही नहीं। और एजुकेशन मिनिस्टर अगर मदरसा छाप होगा तो वो इंप्लीमेंटेशन क्या करवाएगा? इसीलिए उसने इतिहास की शुरुआत ही मुगलों से करता है और बताता है कि भाई महान कौन कौन था। लेकिन आज जो हमारे विषय हैं, जो हमको करने थे, वो हम कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं। युवा शक्ति को कैसे भारत में संजोया जाए, कैसे भारत हब बन सके इंडस्ट्री का। मुद्रा योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार ने उन युवाओं को सिर्फ डिग्री दिखाकर कुछ ना कुछ काम करें, इसके लिए मुद्रा योजनाएं शुरू करी। उद्योग केंद्रों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ताकि युवा कहीं ना कहीं इंगेज हो सके और वो खुद में काम कर सके। भारत की विडंबना क्या थी? 1000 वर्ष से मेरे सर पर चढ़ा हुआ कर्ज या मेरे सर पर चढ़ी हुई गुलामी उतरने का नाम ही नहीं लेती। सुंदर पिचाई भारतीय हो सकता है, किसी संसार की बड़ी कंपनी का सीईओ हो सकता है, नडेला किसी बड़ी कंपनी का सीईओ हो सकता है, बहुत बड़े बड़े लोग संसार की बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर और चेयरमैन हो सकते हैं, लेकिन वो बगल में गूगल नहीं खोल सकता। उसने नौकरी वही करनी है, क्योंकि दिमाग हमारा अपना काम करने के लिए एग्री नहीं होता। हमारा मन ही नहीं होता। हमको लगता है कोई हमको हाँकने वाला मिल जाए, कोई हमको चलाने वाला मिल जाए, और वो बचपन से हम आज भी बच्चों को ट्यूशन की आदत डालकर चलवा देते हैं कि भैया कोई पढ़ाएगा तो ही पढ़ेंगे, नहीं तो अपने मन से नहीं करना।
कोई चलवाएगा तो ही करेंगे, अपने मन से नहीं करना। कोई काम करवाने वाला चाहिए हमसे। ये मानसिकता का प्रभाव था। इसलिए भारत से विश्व के किसी भी कोने में जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, भारत के लोग वहां काम करने जाते हैं, तो आप सोचिए कि अमेरिका सबका वीजा कैंसिल करता है लेकिन भारत वालों का नहीं करता। कहता भारत से आने दीजिए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि भारत के लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी बन चुकी है, ये अमेरिका में आकर भी किसी कंपनी में काम करेंगे, ये बगल में कंपनी नहीं खोलेंगे। इसलिए ये अच्छे एम्प्लॉय हैं, ये अच्छे काम करने वाले लोग हैं। तो भारत को उठाकर कौन खड़ा करेगा? भारत में इंडस्ट्रियल हब कौन बनाएगा? भारत में काम कौन खड़ा करेगा? जब सब नौकरी करेंगे तो काम कौन खड़ा करेगा? हमने तय किया कि भारत को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। एमएसएमई सेक्टर में, स्किल डेवलपमेंट के केंद्रों में प्रोफेशनल एजुकेशन देकर, उनको पैसा प्रोवाइड करके, यहां तक कि कंसल्टेंट भारत सरकार अपॉइंट करती है। 6000 से ऊपर विश्व के बड़े कंसल्टेंट हमने भारत में उनको एक्सेस करवाया है, बड़ी एमएसएमई सेक्टर को, कि तुम जो काम करते हो वो कंसल्टेंसी, अगर आपके पास विचार नहीं है, आपके पास रास्ता नहीं, तो इनसे कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन कुछ अपना करना शुरू करो। मैन्युफैक्चरिंग में भारत को उतरना है। मैन्युफैक्चरिंग भारत अगर नहीं करेगा और केवल सेल्स करेगा, हर व्यक्ति केवल बेचेगा, तो क्या क्या बेचेगा कुछ पता नहीं। लेकिन बनाने वाले कहीं हम विदेश से लाएंगे और बेचने वाले यहां होंगे, तो प्रॉफिट किसका? पैसा कहां जाएगा? अंग्रेज क्या कर रहा था? वो भी तो यही कर रहा था। यहाँ रॉ मटेरियल ले जाता था, वहां से बनाता था, यहाँ बेच जाता था, और हम उसको बेच रहे थे और सारा ड्रेनेज हो रहा था। तो भारत सरकार ने तय किया कि हम भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए जो शक्ति लगा सकते हैं वो लगाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत उतरा। इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के उतरते समय जो सबसे बड़ी समस्या आई, वो आई कि रोड बनाएगा कौन? विचार तो है कि रोड बनानी चाहिए, विचार तो है कॉरिडोर बनाना चाहिए, विचार तो है वंदे भारत चलानी चाहिए, विचार तो है कि मेट्रो ट्रेन चलानी है, विचार ये है कि हमको रैपिड ट्रेन चलानी है। हमारा विचार ये भी है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? भारत में तो लोग ही नहीं है करने वाले। भारत की तो कंपनियां बड़ी हैं ही नहीं। भारत की कंपनियां जब भी बड़ी हुई तो एक सिस्टमेटिक प्लान के तहत उन कंपनियों के अगेंस्ट में ये कहना शुरू किया कि ये तो साहब बड़े लोगों के हाथ में बिके हुए हैं, ये तो फलानी कंपनी को चला रहे हैं, ये तो फलानी को बांट दिया, ढिमाकी को बांट दिया। कंपनियों को हमने भारत में कभी बड़ा नहीं होने दिया। भारत में बड़ा क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि विदेशी कंपनी अगर भारत में काम करने आएगी तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें अच्छी दलाली मिलेगी, और किसी न किसी पॉलिटिशियन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करके यहां पर अपनी कंपनी लगाएगा, अपनी फैक्ट्री लगाएगा, तो उसको भी लाभ होगा। लेकिन इससे देश का लाभ है क्या? हमने तय किया कि भारतीय कंपनियों को बड़ा करेंगे, और इतना बड़ा करेंगे कि विदेशी कंपनियों का काम यहां कम होता जाए और भारत की कंपनियां इतनी बढ़ जाएं कि वो विदेशों में भी काम कर सकें। लेकिन बिना अनुभव के हम टनल बनवाएं कैसे उनसे? बिना अनुभव के हम उनसे एयरपोर्ट कैसे बनवाएं? तो भारत सरकार ने तय किया कि हम कंसल्टेंट कंपनियों को भारत में प्रवेश देंगे। पीछे एक प्रकरण खुला भी था कि 500 करोड़ रुपए कंसल्टेंसी में दे दिया। 50,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट में 500 करोड़ रुपया कंसल्टेंसी में दे दिया। लेकिन भारत सरकार ने तय किया कि कंसल्टेंसी उनकी होगी, यानी कि एक्सपर्टीज उनकी होगी, लेकिन काम भारतीय कंपनियां करेंगी। आज भारतीय कंपनियां पिछले 10 वर्षों में काम करते करते इस स्थिति में आ गई कि अब हम कंसल्टेंट माइनस करने लगे, क्योंकि हमारी कंपनियों को भी अनुभव प्राप्त हो गया, और यहां तक कि हमारी कंपनियां यूनिकॉर्न बहुत सारे बने जो विदेशों में काम कर कर अब वहां से भी पैसा भारत में ला रहे। ये बड़ी कौन करेगा? अब जब कंपनियां बड़ी होना शुरू होती हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों का कहना वही शुरू होता है, इन्होंने ये बेच दिया, वो बेच दिया, उनको कॉन्ट्रैक्ट, इनको कॉन्ट्रैक्ट। किसी विदेशी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने से क्या भारत की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देना उचित नहीं है? भारत की कंपनियों को बड़ा करेगा कौन?
भारत के लोगों को बढ़ाएगा कौन? भारत के लोगों को एस्टेब्लिश कौन करेगा? भारत में काम करने के लिए उत्साहित कौन करेगा? क्या हम ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों को भारत में प्रवेश दिलवाएं तो संतुष्ट होंगे लोग? लेकिन वो यही करते थे क्योंकि उन कंपनियों के भारत में काम करने से मोटा कमीशन मिलता था, करप्शन का साधन मिलता था, और करप्शन के साधन ऐसे होते थे कि वे विदेशों में ही फंडिंग कर देंगे, भारत में उसका कोई हिसाब किताब नहीं। हमने तय किया कि भारत में भारत के लोग अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। आज उस विषय में चाहे छोटे प्रोडक्ट हों चाहे बड़े प्रोडक्ट हों, हमने तय किया कि भारत में लोग बनाएंगे। आज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के मामले में विश्व में हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। आज एप्पल जैसी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट करके यहां अपना प्रोडक्ट बना रही है। आज माइक्रोसॉफ्ट यहां पर काम कर रहा है। आज टेस्ला यहां पर काम करने के लिए परेशान है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार ने तय किया कि भारत में अगर बनाओगे तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में हम इंसेंटिव देंगे और उससे हमारी लेबर, हमारे लोग, हमारे इंजीनियर स्किल प्राप्त करेंगे, जिसकी वजह से भारत में अपने स्तर पर काम करना शुरू करें। जो करना पड़ेगा सरकार करेगी। आलोचना खूब हो रही है, लेकिन इन कंपनियों के अगर प्रॉफिट देखेंगे, वो उनके टैक्स पेड देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि भारत को कितना लाभ होता है। किसी के पास कुछ है नहीं, किसी के पास कोई रिसर्च नहीं है, किसी के पास कोई सामान नहीं है जो ये बता सके कि वो इल्जाम लगा रहे उसमें कितनी सत्यता है। लेकिन जनता को मोबिलाइज करने के लिए इस तरह के भाषण देना एक चरित्र बना लिया है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भारत सरकार हिम्मत करके भारत के लोगों को समृद्ध बनाना, उनको एस्टैब्लिश करना और वो विश्व में काम करे, इसके लिए खड़ा करना भारत सरकार कर रही है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिन विषयों में शुरू से, जिस दिन से हमने होश संभाला होगा, उस दिन से एक विषय जरूर रहा कि पॉलिटिशियन जेल कब जाएंगे। सरकार में रहने वाले लोग जो करप्शन करते हैं वो जेल कब जाएंगे। एक साइकिल से प्रचार करने वाला व्यक्ति जिसके पास साइकिल भी नहीं थी, उसका चुनाव चिन्ह साइकिल बन जाए तो आज उसके पास इतना धन कैसे आ गया। ये प्रश्न थे। वो चाहे बिहार से आते हो, चाहे बंगाल से आते हो, चाहे उड़ीसा से प्रश्न आते हो, वो केरल कर्नाटक से प्रश्न आते हो, लोग एक प्रश्न तो पूछते थे कि जब शुरू करते हैं तो उनके पास कुछ होता नहीं है, लेकिन सरकार में आने के बाद ये इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे बन जाते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं कि करोड़ों रुपया आ जाता है। लेकिन कोई भी सरकार उन पर एक्शन लेने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रही। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, भ्रष्टाचार कटेगा, ये आपकी सरकार ने तय किया। वो अलग बात है कि किधर से कटेगा, कहां से शुरुआत करेंगे, वो अलग विषय हो सकता है कि पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा, ये विषय हो सकता है। तो सामने से सवाल क्या आ रहा है कि आप हम पर तो कर रहे हो, इन पड़ोसी पर क्यों नहीं करते। यानी कि हम पर कर रहे हो, हम ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे कि वो गलत नहीं है, वो कह रहे हम भी गलत है, लेकिन ये भी तो है, इन पर क्यों नहीं कर रहे। आज एजेंसियों को खुला हैंड दे रखा है और उन्होंने जिस प्रकार से काम करना शुरू किया, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को राहत नहीं मिल रही, क्योंकि इतना जान है उस केस में, उन केसों में, कि सुप्रीम कोर्ट भी उस पर रिलीफ नहीं दे पा रहा। ये हमारे विषय थे कि नहीं थे कि भाई कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो इस पर स्टेप लेना शुरू करेगा। सोचकर देखिए कि सीएए का भारत में आतंक मचा, सीएए के दौरान। अब इसको थोड़ा रिवर्स में देखेंगे। अगर नोटबंदी न की गई होती तो सीएए के दौरान क्या फेंका जा रहा होता, क्योंकि सीएए के दौरान भारत में केवल पत्थर मिल रहा था हाथ में, वो फ्री में रोड में मिल जाता है। अगर नोटबंदी ना हुई होती तो उस पत्थर की जगह हाथ में क्या होता।
अगर धन जीरो ना किया गया होता, करप्शन का पैसा जीरो ना किया गया होता, विदेशी फंडिंग जो आती थी, करेंसी के नोट डुप्लीकेट चलने वाले, अगर उन पर सब पर यह प्रहार ना किया गया होता एक साथ, तो सीएए में क्या होता? क्योंकि धन होता तो बॉम्ब बन रहा होता, बॉम्ब होता तो चल रहा होता, लेकिन वो था नहीं, क्योंकि धन तो शून्य हो चुका था, पत्थर था तो पत्थर ही चल रहा था। ये स्टेपिंग सरकार ने स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम रखकर करी। आज मुझे लगता है कि ये विषय हमारे शुरू से रहे, जिन विषयों को सरकार एड्रेस कर रही है, पिछले 10 वर्ष में किया, लेकिन जो विचार की बात है वो ये है कि हम शक्ति अगर प्रदान नहीं करेंगे पूरी शक्ति के साथ, तो क्या इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सकता है? या किसी न किसी तरह, ईश्वर न करे, स्टॉप लग जाए तो रिवर्स कैसे चलेगा? रिटेलिएशन का प्रभाव क्या होगा? इसको ऐसे भी सोचना चाहिए कि कभी कभी हम विचार करते हैं कि मेरे घर में 10 वोट हैं, एक भाई नहीं डाल पाया तो क्या वो 9 तो पड़ गए? लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि वो 9 नहीं पड़ गए, 10% कम पड़ गए? 10 में से सिर्फ एक वोट मेरे परिवार का नहीं पड़ा तो 10% प्रभाव आएगा। हमारे बच्चे कहीं बाहर काम करते हैं, बाहर रहते हैं, कोई चेन्नई में रहता है, कोई मुंबई में रहता है, कोई कोलकाता में रहता है। अरे भैया वो तो कैसे आएंगे, इतना लंबा है, आएंगे जाएंगे, 2 दिन आने के 2 दिन जाने के। और ये अगर 7 में से 3 बच्चे बाहर रहे, परिवार के 7 लोगों में से 3 बच्चे बाहर हैं, तो कितने % वोटिंग पर प्रभाव पड़ा? 30%। और मार्जिन कितना है इस समय? 5-7%, 4% पर काम हो रहा है। लेकिन हमारे 30% वोट नहीं पड़े। अब इसको ऐसे भी सोचना चाहिए कि सामने 10 के 10 पड़े और हमारे 10 से 7 पड़े, तो हमने क्या कर दिया? हमने 3 वोट उनको दे दिए। वोट ना डलवाकर भी सामने वाले की मदद की। बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के हम लोग हैं, पॉलिटिक्स अच्छे से समझते हैं, कि अलायंस बन गया यूपीए का। समाजवादी पार्टी का एक इशू है, लेकिन यूपीए उसको करना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी उसका विरोध करने की बजाय वॉकआउट करती है। वॉकआउट का मतलब यह हो गया कि 50% उनका सपोर्ट कर दिया। अगर 40 सांसदों ने वॉकआउट किया तो 20 वोट उनको बढ़ा दिए, क्योंकि उनको 40 चाहिए थे इनसे काउंटर करने के लिए। हम 40 बाहर हो गए तो बैलेंसिंग में भी 20 उनके पक्ष में चले गए, 50% भी 20 उनके पास चले गए। ऐसे ही चुनाव के दौरान जो हमारा वोट है, उस वोट में अगर 5%, 10% भी रुक गए, 10 में से 2 वोट भी रुक गए, तो हमने उनका 20% समर्थन कर दिया। हमारा वोट नहीं पड़ा ये नहीं है, 20% समर्थन किया। क्या आज इस चुनाव में 20% वोट को हम मोबिलाइज करने की स्थिति में हैं क्या? ध्यान रखिएगा, इंडी गठबंधन के बाद हम 20% वोट को मोबिलाइज करने की स्थिति में नहीं है। मैं मानता हूं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत स्ट्रांग है, यहां फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे संपर्क में देश भर में जितने लोग हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में यही हाल है क्या जैसा काशी में है? हमारे संपर्क में जितने लोग हैं, हमारी बिटिया का शादी हो गई होगी और वो शादी होने के बाद उसका वोट अभी हो सकता वहां ना बना हो और हम उसको नहीं बुला रहे हैं, तो 10% वोट का लॉस किया गया। हम 5 लोग हैं परिवार में और हमारी बिटिया का ब्याह हो गया था, इसलिए हमने कहा अरे चलो छोड़ो, उसकी तो शादी हो गई, वोट तो है, क्या करें? क्या हम बुला सकते हैं उसको? क्योंकि 5 में से 1 वोट कम होना 20% का प्रभाव डालता है। हमारे यहां कुछ लोग यहां पर रह रहे होंगे जिनका वोट किसी दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, वो यहां कुछ दुकानें लगाते होंगे, कुछ काम करते होंगे, कुछ नौकरियां करते होंगे। क्या उनको यह कहा जा सकता है कि तुम्हारा वोट कब है, वहां डालकर क्यों नहीं आते?
10 लोग उनको टोक सकते हैं क्या? आप विश्वास करिए कि 10 लोग अगर किसी एक व्यक्ति को टोक देंगे कि तुम्हारा वोट वहां है, तो उसको लज्जा महसूस होगी और वोट डालकर आएगा। क्या ये मुहिम हम चला सकते हैं कि हम अपनी कॉलोनी के पूरे वोट इकट्ठे करके डालने जाएंगे, सेल्फी खींच के बताएंगे मेरे 100, मेरी पूरी कॉलोनी एक पेड़ के नीचे इकट्ठी हुई थी तब हम वोट डालने गए थे? एक माहौल तैयार हो। विषय गंभीर है और गंभीरता उसकी ये बताती है कि जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है वो आप सबके लिए, हमारे सबके लिए विचारणीय है। क्योंकि हमें तो गर्मी भी बहुत लगती है, हमको सर्दी भी बहुत लगती है। हिंदू हृदय है, इसलिए तरस भी आता है, कहां बच्चे जाएंगे, कहां महिलाएं जाएंगी, कहां बूढ़े जाएंगे, कहां बुजुर्ग जाएंगे, कहां बिटिया परेशान होगी, कहां बच्चे परेशान होकर आएंगे। ये हमारे अंदर हिंदू हृदय होने की वजह से दर्द भी है। हिंदू हृदय ही 1000 वर्षों की आक्रांताओं के ये जो उनके कृत्य रहे हैं उसका कारण भी हमारी निष्क्रियता ही थी। और इसको ऐसे सोचना चाहिए कि 5 वर्ष में एक बार महाउत्सव आया, साल में हम 5, 7, 6 उत्सव मनाते ही हैं, बड़े उत्सव मनाते हैं, 6 तो एटलीस्ट बड़े बनाते ही हैं। और एक उत्सव के लिए एक दिन, और 5 साल में हर उत्सव के लिए 5 दिन, तो 6 उत्सवों में अगर हमने हर साल का एक दिन निकाला तो 30 दिन बनते हैं। क्या हमने उत्सवों के इस महापर्व पर वो 30 दिन दिए जिसमें मैं ये कहता कि मैं आज चूंकि उत्सव मनाने के लिए निकला हूं, 5 साल तक शांतिपूर्वक उत्सव मनाता रहूं, मेरी अगली पीढ़ियां उत्सव अच्छे से मनाती रहें, इसके लिए हर उत्सव का एक बोनस का दिन हम इस चुनाव में लगाएंगे। या लोगों को इनकरेज किया जा सकता है कि साल में 6 उत्सव मनाते हो, 6 त्योहार मनाते हो, 5 साल में 30 बार मनाते हो, क्या हर त्योहार का एक दिन दे सकते हो? क्योंकि ये तो महापर्व है, वो तो हम हर साल मनाते हैं, साल में एक बार मनाते हैं, ये तो हम 5 साल में एक बार मनाते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? विचारणी है। एक कथा मैं अभी बता रहा था कि महाभारत का युद्ध चल रहा और कौरव और पांडव दोनों लड़ रहे हैं। महाभारत का युद्ध कहां होना था? रहने वाले वो कहीं के हों, लेकिन युद्ध तो कुरुक्षेत्र में ही होना था। इसके लिए पूरे हिंदुस्तान से सेनाएं इकट्ठी करी जा रही थी, दोनों पार्टियां सबके पास जा रही थी कि मेरी तरफ से लड़ो। आज भी वैसे ही चल रहा ना, यूपीए बनाम एनडीए, तो वो चल रहा था। दूत दोनों के मथुरा भी आए, भगवान श्री कृष्ण थे नहीं उस दिन। दाऊ बलराम ने बैठक बुला ली मंत्रिपरिषद की, क्योंकि तय उन्होंने करना है, और विषय रखा कि भाई ये मदद के लिए कौरव और पांडव दोनों आए, किसका साथ देना है? तो कुछ लोगों ने एक नाम उठाया, तो किसी ने दूसरा नाम उठाया, और बाद में कुछ लोगों ने कहा दोनों ही दोस्त हैं, हमसे क्या मथुरा क्यों पिटने जा रही, मथुरा क्यों मरने जा रही? महाभारत का बड़ा युद्ध है और दोनों में से कोई बहुत अच्छा नहीं है, तो फिर हम क्यों उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? मंत्रिपरिषद ने निर्णय ले लिया कि हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे। दोनों पार्टियां चली गई, हम तटस्थ हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के जीतने से उनके पारिवारिक वंश सेटल हो रहे, मेरा क्या, मथुरा का क्या? भगवान श्री कृष्ण आए तो दाऊ बलराम ने उनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा तय कर लिया, मंत्रिपरिषद ने तय कर लिया और ये निर्णय हो गया, तुम क्या कहते हो? तो भगवान ने कहा कि कहना तो हमको है, लेकिन भाई सबके सामने निर्णय हुआ तो सबके सामने ही कहेंगे। आपने निर्णय सबके साथ लिया था तो हमसे अकेले क्यों पूछ रहे? सबके सामने पूछो।
मंत्रिपरिषद फिर बुलाई गई और विषय रखा गया। मंत्रिपरिषद ने कहा साहब हम तो तय कर चुके हैं कि हमको इस महाभारत में भाग नहीं लेना। मथुरा का दोनों ही रिश्तेदार हैं, दोनों ही हमारे घनिष्ठ हैं, इसलिए हम क्यों इसमें भाग लें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हमसे अगर पूछ रहे हो तो हमारा एक वक्तव्य सुनो, हमारे कुछ डाउट हैं वो बता दो, हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब दे दो। तो प्रश्नों में उन्होंने कहा कि निर्णय होने के बाद, हम लोग तो भाग नहीं ले रहे, निर्णय लेने के बाद अगर निर्णय गलत हो गया या परिणाम गलत हो गए उधर महाभारत के युद्ध में, और परिणाम गलत होने के बाद मथुरा क्या उन परिणामों से प्रभावित नहीं होगी? और हम अगर न लड़ पाए तो कम से कम हम भाग तो ले सकते हैं। हम जीते या हारे अलग बात है, लेकिन भाग लेकर अगर हम हार गए तो वीर गति को प्राप्त होंगे। आगे आने वाली पीढ़ियां ये तो कहेंगी कि मेरे पितामह युद्ध में हार गए इसलिए मेरी ये दशा हो गई। लेकिन अगर हमने भाग नहीं लिया और परिणाम गलत आ गया, उसके बाद आगे वाली पीढ़ियां कहेंगी कि मेरे पितामह बैठे थे लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया इसलिए परिणाम ऐसे आ गए। तो परिणामों की चिंता, महाभारत का युद्ध आज की तारीख में पार्लियामेंट के अंदर है, और उस महाभारत के युद्ध में हमको एक एक सिर गिनाना है, क्योंकि वहां संख्या की आवश्यकता है, वहां युद्ध होना है। आज के युद्ध का वो प्रकार नहीं है तलवारों से होगा कि बंदूकों से होगा। लेकिन अश्वमेध यज्ञ किए बगैर राम राज्य स्थापित कैसे करोगे? अगर हम कल्पना भी करते हैं कि राम राज्य स्थापित होना है तो भगवान को भी पृथ्वी पर आने के बाद एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा। अपने ही बच्चों के सामने युद्ध की स्थिति भी आ गई, लेकिन अश्वमेध यज्ञ किए बगैर, एक राष्ट्र सुरक्षित करे बगैर, एक स्थान सुरक्षित किए बगैर उसके अंदर राम का राज्य कैसे होगा? और हम सोचते हैं कि राम राज्य तो आ जाए लेकिन हम अश्वमेध यज्ञ में भाग नहीं लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए उत्सव मनाने के लिए भी एक भूमि की आवश्यकता पड़ती है, उत्सव मनाने के लिए भी एक वातावरण की आवश्यकता पड़ती है। उत्सव मनाते रहेंगे इसके लिए एक सत्ता की आवश्यकता पड़ती है, एक शासन की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान रखिएगा कि इस्लाम सत्ता के साथ बढ़ा, वो बिना सत्ता के कभी नहीं बढ़ पाए, वो सत्ता के साथ बढ़े। या तो वो सत्ता हो गए या वो सत्ता के साथ हो लिए। सत्ता के साथ होने में उनको लाभ यह है कि सत्ता उनके प्रति एक्शन नहीं लेगी, और सत्ता हो लिए तो वो सब नष्ट करके शासन स्थापित कर लेगी। लेकिन वो रहेंगे सत्ता के अगल बगल ही, चाहे वो पूर्ण शक्ति की सत्ता स्थापित करें या फिर वो सत्ता का लेश मात्र भी सहयोग करके सत्ता को इन्फ्लुएंस में लेकर अपना कार्य कर लेते हैं। और उनको बढ़ाना है, उनको जो समय काटना है वो समय सत्ता के साथ काट लेते हैं। जिस दिन वो आबादी ठीक ठाक कर लेते हैं, देश में कमजोरी स्थिति देख लेते हैं, उस दिन वो खुद सत्ता हो जाते हैं। क्रिश्चियनिटी भी भारत में सत्ता के साथ आई। कहने के लिए भले ही कहा जाए कि वो अंग्रेजों का शासन था, लेकिन सत्य यह है कि वो अंग्रेजों का शासन नहीं, ईसाइयों का शासन था। अंग्रेज तो हमारे यहां लिखने वालों ने लिखा ताकि हमारी भावना उनके प्रति कुछ अच्छी हो जाए भाषाई आधार पर, लेकिन वो लोग थे जहां उन्होंने अपना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय बनाया, वहीं पर एक चर्च बनाया, वहीं पर एक क्रिश्चियन स्कूल बनाया, वहीं मिशनरी का एक अस्पताल खोला। आप देश भर के पुराने जिलों में कहीं चले जाइए, कलेक्ट्रेट के अगल बगल आपको ये सब परिस्थितियां मिलेंगी। उनमें उन्होंने जो कर्मचारी रखे, जिनको उन्होंने अपने साथ रखा, उनको ईसाई बनाने के लिए आगे बढ़े, वो सत्ता के साथ बढ़े। इसलिए
सत्ता के साथ जो लोग बढ़ने वाले हैं, सत्ता के साथ देने वाले जो लोग हैं, उनके लिए, उनके जो काट हैं उसके लिए भी सत्ता की आवश्यकता पड़ती है। भले ही हम सत्ता ना हो जाएं, लेकिन सत्ता के साथ हो जाए। भले ही हमको व्यक्तिगत कोई लाभ ना मिले, भले ही व्यक्तिगत हमारा कुछ हित ना हो रहा हो, लेकिन राष्ट्र हित में क्या हमारा हित शामिल नहीं है? राष्ट्र हित ही हमारा हित है। और यदि राष्ट्र हित ही हमारा हित है तो राष्ट्र के इस कार्य में हम क्या कर सकते हैं, ये हमने तय करना होगा। एक प्रकरण में और बताता हूं। पानीपत की तृतीय युद्ध, तीसरी लड़ाई, जो हिंदू राष्ट्र को बचाने आया था वो सतारा से आया था, महाराष्ट्र से, पुणे के बगल से, और जो आक्रांता आ रहा था वो अफगानिस्तान से आ रहा था। वो चाहता तो वहां बैठकर भी सोच सकता था इनको सबको हराने के बाद मेरे पास आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन हिंदू राष्ट्र को बचाने के लिए वो वहां से चला और पानीपत में युद्ध हुआ। पानीपत के अगल बगल के राजाओं ने खूब भरपूर उसका सहयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि ये तो राजा का प्रतिनिधि है, वहां से यहां आया है, वो तो यहां, ये तो दो राजाओं की लड़ाई है। उसको रसद भी सप्लाई नहीं हो पाई। सदाशिवराव भाऊ युद्ध में हारा गया और परिणाम यह निकला कि अब्दाली ने पूरी दिल्ली रौंदी, देश भर में लूटपाट हुई। आगे आने वाली 30 से 40 पीढ़ियों ने उसको भुगता। ये क्या था? ये वो था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र, हिंदवी स्वराज की स्थापना हो चुकी थी। हम मुगलों से लड़ चुके थे, लड़ने के बाद भी हम उत्तर भारत में मराठों का शासन हो चुका था, मुगल कमजोर हो चुका था, मुगल पेंशन पर जा चुका था, लेकिन उनकी मदद करने जब अब्दाली आया तो हिंदुस्तान के शासकों ने बहुत मदद सदाशिवराव की नहीं करी। नतीजा निकला कि हिंदू राष्ट्र, हिंदवी स्वराज की स्थापना के बावजूद उस समय का मराठा साम्राज्य खत्म हुआ। कहते हैं जो लोग वहां देखने गए थे युद्ध को, वो अगर एक एक पत्थर भी मारते तो फिर वापस जा सकता था अब्दाली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परिणाम हम सब ने भुगते। एक खता, कुछ समय के लिए मेरा निर्णय, हमारी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। और अगर हम अपनी पीढ़ियों को कुछ देना चाहते हैं, क्या हम सुरक्षित भारत दे सकते हैं, जहां वो पूजा पाठ कर सके, जहां वो दुकानें खोल सके, जहां वो काम कर सके, जहां वो अपना परिवार पाल सके? लेकिन सत्ता बदलने के बाद ये होता है कि हम कौन? भगवा आतंकी, ऐसा कहा जाता है। और भगवा आतंकवाद का परिणाम गलत होता है। इसलिए मुझे लगता है किसी ने बंद कर दिया है, बंद हो गया। इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको पूरी शक्ति के साथ निर्णय करना चाहिए, अपने परिवारों को लगाना, अपने मित्रों को लगाना, अपने जानने वालों को लगाना, और क्या कर सकते हैं इस युद्ध में वो हम सबको तय करना चाहिए। मुझे लगता है कि समय खूब ज़्यादा हो गया।